Good morning to all. I am Lalita Sharma from Suraj School, Mahendragarh. Today we are going to discuss about the topic. ये थर्ड पार्ट है इसका, फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. देन नाउ वी डिस्कस अबाउट द अग्रेरियन रिफॉर्म्स. यानी एग्रीकल्चर सेक्टर 1947 तक ही बैकवर्ड और स्टेगनेंट स्टेज में था. तो इसको इंप्रूव करने के लिए हमारे देश में 5 ईयर प्लानिंग के ड्यूरेशन में कई प्रकार के रिफॉर्म्स अप्लाई किए गए, जिसमें सबसे पहला जो रिफॉर्म्स अप्लाई किया गया था यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन प्रोसेस को इंक्रीज किया जा सके. तो इसके लिए सबसे पहला जो रिफॉर्म्स अप्लाई किया गया वो टेक्निकल रिफॉर्म्स था. तो टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या क्या अप्लाई किया गया, इसमें 3 रिफॉर्म्स अप्लाई किए गए थे. टेक्निकल रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कहा जाता है जिसको, और लास्ट है जनरल रिफॉर्म्स. तो सबसे पहला हमारे पास टेक्निकल रिफॉर्म्स है. यानी इसमें क्या क्या अप्लाई किया गया था. सबसे पहले यूज ऑफ HYV सीड्स यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. यानी सिंस 1965 यानी in place of the conventional seeds the farmers also apply the high yielding variety seeds. और इसी का रिजल्ट था, यानी ये स्पेशली जैसे व्हीट, राइस, बाजरा, एज ए ज्वार, कॉटन, स्पेशली इनके लिए अप्लाई किया जाता था. और इसी का रिजल्ट था जिसके कारण हमारे देश में 1967-68 में एज ए ग्रीन रिवॉल्यूशन अराइज हुई थी, जिसमें हमारे देश का प्रोडक्शन लगभग 25% इंक्रीज हुआ था. और यही रिजल्ट था, यानी जिसके कारण हमारा देश में पहले फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट्स होता था, लेकिन आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन या आफ्टर यूजिंग द HYV सीड्स यानी इंडिया इज द नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ द फूड ग्रेन्स. यानी हमारे ही देश में इतना सरप्लस प्रोडक्शन किया जाने लगा कि हम इसको एक्सपोर्ट्स भी करने लगे. यानी लगभग 2015 और 16 तक लगभग 304 यानी इसके लिए अनेक प्रकार के जो प्रोग्राम्स थे वो चलाए गए, कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश किए गए, यानी जो डिफरेंट फार्मर्स को ये सीड्स प्रोवाइड करते हैं सब्सिडी रेट पर. लगभग 304 लाख क्विंटल जो सीड्स है, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट फार्मर्स. यानी ये डिफरेंट फार्मर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी जिसके कारण प्रोडक्शन की क्वालिटी इंप्रूव होने के कारण प्रोडक्शन प्रोसेस भी काफी अधिक मात्रा में इंक्रीज हुआ था. तो HYV सीड्स अप्लाई किए गए. इसके बाद यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी इससे पहले हमारे देश में कंपोस्ट मैन्योर्स का यूज किया जाता था, यानी जो एज ए सोइल ग्रोथ से रिलेटेड थी, प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड नहीं थी, जिसके कारण शोविंग और हार्वेस्टिंग में काफी जो गेस्टेशन पीरियड था वो काफी लंबा होता था. लेकिन जब केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाने लगा, यानी इन प्लेस ऑफ द कंपोस्ट मैन्योर्स द फार्मर यूजेस द केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी विच आर रिलेटेड टू द प्लांट ग्रोथ. और इसके लिए यानी सीड जो केमिकल फर्टिलाइजर्स प्लांट प्रोग्राम्स है वो स्टार्ट किए गए, और उसके ड्यूरेशन में लगभग 267.5 लाख टन जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट की गई. तो इट मीन्स कहने का अभिप्राय है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज की जाती है वो प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड है, यानी जिसके कारण शोविंग और हार्वेस्टिंग के बीच जो टाइम गैप है वो काफी कम हो जाता है, जिससे जो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम है हमारे देश में वो पॉसिबल हो सका, और जिसके कारण भी हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके. द नेक्स्ट है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन. यानी फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन या टू रिड्यूस द डिजीज, जैसे क्रॉप में जो डिजीज क्रिएट होती हैं, यानी उसके लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यानी कीटाणुनाशक और जीवाणुनाशक दवाइयों का यूज किया गया, यानी जो क्रॉप डिजीज को खत्म करती हैं, यानी जैसे फसलों में चेपा वगैरह लगता है या अदर जो डिजीज होते हैं जिसके कारण मोस्टली जो फसल थी वो डिस्ट्रॉय हो जाती थी. तो बाद में गवर्नमेंट के द्वारा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड प्रोवाइड की गई, यानी जो फसलों में कीड़े वगैरह लगते थे उनको नष्ट करके हमारे देश में प्रोडक्शन प्रोसेस को इंक्रीज करने में सफल हो सके. तो इस तरह से पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड किसानों को अब प्रोवाइड की गई ताकि क्रॉप डिजीज को खत्म किया जा सके और क्रॉप प्रोडक्शन को भी इंक्रीज किया जा सके.
नेक्स्ट है एज ए साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट। यानी ये क्या है कि जैसे हमारे देश में बहुत सी एग्रीकल्चरल, जैसे 14 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की गई हैं, जिसमें स्पेशली रिसर्च की जाती है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इंक्रीज कैसे किया जाए। यानी जो साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट है उसमें क्या डिफाइन किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, कि कौन से मौसम में कौन सी फसल का सिलेक्शन करना है, यानी जिसमें ज्यादा से ज्यादा उसे मार्केटेबल सरप्लस प्राप्त हो सके। यानी प्रिपेयर द सॉइल, मिट्टी को कैसे प्रिपेयर किया जाए, यानी उपजाऊ कैसे बनाया जाए। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है कि कितनी मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूटिलाइज किया जाए। रोटेशन ऑफ क्रॉप, यानी क्रॉप का रोटेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो एक ही फसल उगाई जाती है तो इससे सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो क्रॉप प्रोटेक्शन, रोटेशन के बारे में इसमें बताया जाता है। जैसे आप देखो, जैसे राजस्थान वगैरह में जहां पर सूखे इलाके होते हैं वहां पर ड्राई फार्मिंग के बारे में अप्लाई की जाती है कि हाउ द फार्मर कैन अप्लाई द ड्राई फार्मिंग, सूखी खेती कैसे की जा सकती है, और स्पेशली किन प्रोडक्शन के लिए, किन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है। इसी प्रकार से जैसे पहाड़ी इलाकों में स्टेप फार्मिंग की जाती है, जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं वहां पर खेती की जाती है। तो इट मीन्स इसमें रिसर्च की जाती है कि किस प्रकार से हर इलाके में उसकी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी सोइल के अकॉर्डिंग, उसकी मिट्टी जो है उसके अकॉर्डिंग, या वहां पर जो ड्राई फार्मिंग है या कैसी फार्मिंग है उसके अकॉर्डिंग, मिट्टी के अकॉर्डिंग उसका चुनाव किया जाता है, क्रॉप का चुनाव किया जाता है, ताकि हमारे देश में हर जगह पर प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इंक्रीज किया जा सके। तो इस तरह से जो साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट है, यानी इसमें किसानों को अवेयर किया जाता है, किसानों को बताया जाता है कि वो कैसे अपने प्रोडक्शन को उसी में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इंक्रीज कर सके। और इसके लिए अनेक प्रकार के एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो एस्टेब्लिश की गई हैं, जो स्पेशली इन पर रिसर्च करती हैं कि इनको और ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। लास्ट है इसमें मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। यानी मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन इज ऑल्सो द मेन रिफॉर्म्स विच आर अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट। यानी फॉर दिस पर्पज द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड द क्रेडिट फैसिलिटी, यानी जैसे मशीन, ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स वगैरह, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाई करने के लिए जो गवर्नमेंट है किसानों को, यानी जो लो रेट पर क्रेडिट फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती है। यानी इसके लिए अनेक प्रकार की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, स्मॉल बैंक है या रूरल रीजनल बैंक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक है, ये एस्टेब्लिश किए गए हैं। यानी जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को उनकी क्रेडिट फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। जैसे जिस समय, क्योंकि शोविंग और हार्वेस्टिंग में टाइम गैप होता है, जिसके कारण किसानों को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उन्हें टाइमली क्रेडिट प्रोवाइड हो जाती है तो नेसेसरी है कि वो अपनी फसल को टाइम पर बो सकते हैं और टाइम पर उन्हें अच्छा मुनाफा भी प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाई करने के लिए, जो कल्टीवेशन के जो भी साधन है वो प्रोवाइड करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्हें अनेक प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा इसमें एज ए मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाई करके एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। तो ये सारे जो थे वो टेक्निकल रिफॉर्म्स थे जो इसमें अप्लाई किए गए थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द फर्दर क्लासेस प्लीज कनेक्ट अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस